सोशल इंजीनियरिंग में जुटी बीजेपी। एससी एसटी में पैठ बनाने की बड़ी तैयारी। 2018 से पार्टी ने लिया सबक। 2023 में कांग्रेस को सिखाएगी सबक। 24 जून को मध्य प्रदेश बीजेपी की जम्बो कार्य समिति की पहली बैठक के बाद लगातार एससी एसटी मोर्चे पर मंथन हो रहा है। 30 जून को भी इस पर चर्चा हुई। रणनीति बनाई गई कि अनुसूचित जाति और जनजाति के बीच पार्टी को मजबूत करने के लिए कुछ बिंदुओं पर काम करना बेहद जरूरी है। पार्टी अब बूथ और मंडल स्तर तक इस वर्ग की टीम तैयार करेगी। प्रदेश की अनुसूचित जाति जनजाति के नेताओं को भी साधने की कोशिश की जाएगी। अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग पर यहाँ सबसे ज्यादा पार्टी का फोकस होगा, जहाँ ये जीत हार में निर्णायक है। इस वर्ग की उपजातियों को भी साधने की कोशिश होगी। विशेष पद देने की रणनीति भी बनी है, ताकि ये वर्ग बीजेपी को अच्छा ही नहीं बल्कि अपना भी समझे। जैसा कि कार्य समिति की बैठक में शिवराज सिंह चौहान समेत कई दिग्गज नेताओं के सामने राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश भी इस तरह का बयान दे चुके हैं। इसके बाद से लगातार मंथन जारी है। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हैं, उनके द्वारा जो बनाई गई योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी के दिशा निर्देशों में हमारे कार्यकर्ता और कार्यकर्ताओं के नीचे हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो किस प्रकार से पात्र व्यक्तियों को लाभ दिलवा सकें, उसके लिए हमारा मोर्चा हमेशा काम करता है। उसी संबंधित हम लोगों की बैठक हुई और भारतीय जनता पार्टी का अनुसूचित जाति और जनजाति मोर्चा का संगठन और मजबूती के साथ कैसे और आगे काम करे, उसके लिए दिशा निर्देश हम लोगों को जारी किए गए हैं। प्रदेश में विधानसभा की कुल 230 सीटों में से 35 सीटें एससी और 47 सीटें एसटी सदस्यों के लिए आरक्षित हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने आरक्षित सीटों पर बढ़त बनाई थी। 2018 के चुनावी परिणाम में अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से झटका खाने वाली बीजेपी 2023 में गलती को दोहराना नहीं चाहती। हालांकि कांग्रेस की बढ़त की बजाय जयेश जैसे आदिवासी संगठन का सपोर्ट भी था। उन दलित एवं आदिवासियों के वोटों की आवश्यकता आन पड़ी है। इसके लिए भाजपा अपनी समितियां गठित करके गांव-गांव उनके घर घर भेजने वाली है। इससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा का कभी भी उनके विकास के लिए, दलित एवं आदिवासियों के विकास के लिए कभी कोई रुचि नहीं रही। उनकी रुचि सिर्फ उनके वोट पाने में रही है। बीजेपी बूथ स्तर पर अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चे को खड़े करने की कोशिश में जुट गई है। टारगेट बड़ा है तो तैयारी भी बड़ी है। वैसे कांग्रेस भी बीजेपी की तैयारी को देख रही है। हो सकता है कि वो भी रणनीति बनाए, लेकिन फिलहाल तो यही कहेंगे कि बीजेपी अपनी सोशल इंजीनियरिंग को दुरुस्त करने में अभी से सक्रिय हो गई है। नमस्कार, मैं हूं सोहेल खान और हमारा आज का मुद्दा है बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग। मध्य प्रदेश में एससी एसटी वर्ग का असर बहुत है। ये किसी की सरकार बना सकते हैं और किसी की सरकार गिरा भी सकते हैं। ये भी सच है कि इस वर्ग का झुकाव कांग्रेस की तरफ रहा है, लेकिन बीजेपी भी अब इसे अपना बनाने की कोशिशों में जुट गई है। ऐसा नहीं है कि इस वर्ग पर बीजेपी की पकड़ नहीं है, बल्कि बूथ तक वो अपनी बात पहुंचाने में कहीं गैप महसूस कर रही है। और शायद इसीलिए पिछले कुछ दिनों से लगातार हम बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग पर बैठकें देख रहे हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और जो मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे आपको मिलवा दूं। सुरेंद्र शर्मा साहब मेरे साथ जुड़े हैं, बीजेपी नेता हैं, बहुत स्वागत है। सैयद जाफर साहब भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता हैं। इसके अलावा जल्द ही चैतन्य भट्ट साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पहला सवाल सुरेंद्र शर्मा साहब आपसे ही, एक पुराना अगर इतिहास मध्य प्रदेश में राजनीति का उठाकर देखें और जो वोट के समीकरण हैं, ये बात से किसी को शायद इनकार नहीं होगा और शायद आपको भी इनकार नहीं हो इस बात से कि एससी एसटी जो वोट रहा मध्य प्रदेश में, उसका झुकाव कांग्रेस की तरफ रहा। बीजेपी अब किस नए प्रयास में है, किस तरह की रणनीति बीजेपी के भीतर बनाई जा रही कि आप अंतिम शख्स तक पहुंचें और बीजेपी सरकार के जो कुछ काम हैं उन्हें संगठन के जरिए उन तक पहुंचाया जाए, गिनाया जाए, ताकि वो तमाम लोग आपके साथ जुड़ सकें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सारे समाज को साथ में लेकर, सबको साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जी, इस मंत्र को लेकर काम करने वाला संगठन है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय का मंत्र हमको दिया है कि समाज के अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़ा है उसकी भी चिंता हम करें। कांग्रेस की तरह अनुसूचित जाति वर्ग जनजाति वर्ग हमारे लिए वोट बैंक का माध्यम नहीं है।
पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, इस भाव के साथ हम काम कर रहे हैं। सारे लोग, सबको सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे मिले। कांग्रेस के मित्रों को बड़ा दर्द हो रहा है कि हम SC ST की चिंता कर रहे हैं। अरे भाइयों, आपने किया क्या? केवल उनको वोट बैंक समझा। मैं मेरे कांग्रेस के मित्रों को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार में इंदिरा आवास योजना नाम की एक आवास योजना होती थी, 12,000 रुपए मिलते थे, वो कहीं इंदिरा आवास योजना दिखाई नहीं देती। आज नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से देखिए, कांग्रेस ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी ने कहा गरीबी हटाओ, राजीव गांधी जी ने कहा गरीबी हटाओ। राजीव गांधी जी एक बात और कहते थे कि मैं 1 रुपए बेचता हूँ, 15 पैसे लोगों तक पहुंचते हैं, बीच में कहाँ जाता है पता नहीं। नरेंद्र मोदी गरीब के बेटा जब इस देश के प्रधानमंत्री बने, गरीबी कैसे हटेगी? जब गरीब के पास पक्का मकान होगा, जब गरीब के पास उज्ज्वला का चूल्हा होगा, जब गरीब के पास बैंक में खाता होगा, जब गाँव में पक्की सड़क होंगी। सबके विकास के साथ जो हमने काम किया है, उन योजनाओं का लाभ लोगों तक मिले और उनको लगे कि देश में हमारी सरकार है, हमारी चिंता करने वाली सरकार है, ऐसी पार्टी है जो हमारे बीच की पार्टी है, हमारा अपना भला चाहती है। इसलिए हम उन लोगों की चिंता के लिए अपनी योजना बना रहे हैं। संगठन से वो लोग बड़े व्यापक पैमाने पर जुड़े हैं, लेकिन जुड़ने की संख्या और बढ़े। आज भारतीय जनता पार्टी 12,000 करोड़ सदस्यों की संख्या के साथ विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। इस विश्व की सबसे बड़ी पार्टी की स्वीकार्यता और सर्वमान्यता बने, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। ये हर जनता की पार्टी है, हर व्यक्ति की पार्टी है। हर झाबुआ के व्यक्ति को लगे भाजपा मेरी पार्टी है, तो बालाघाट के व्यक्ति को लगे भाजपा मेरी पार्टी है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का अपना ये अभियान है, अपना ये मिशन है। चलिए, सवाल अगला सैयद जाफर की तरफ हो सकता था, लेकिन चैतन्य भट्ट साहब स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं और वो हमसे जुड़ गए। चैतन्य भट्ट साहब, सोशल इंजीनियरिंग पर आज हम बात कर रहे हैं। कांग्रेस का पारंपरिक वोट कहा गया इससे पहले, लेकिन बीजेपी अब इसे साधने के लिए बहुत तेजी से तैयारियां करती नजर आ रही है। सोशल इंजीनियरिंग से पहले मैं चैतन्य भट्ट साहब आपसे जो समाज का ताना बाना है और जो समीकरण SC ST सीटों को लेकर और वोटर्स को लेकर हैं, खासकर मध्य प्रदेश में, उन्हें समझना चाहूँगा। आखिर क्यों कांग्रेस और बीजेपी को लगता है कि अगर ये वर्ग हमारे साथ है तो फिर हम सत्ता के सिंहासन तक आसानी से पहुँच भी सकते हैं? देखिए, विधानसभा की, जो मध्य प्रदेश की विधानसभा की 230 सीटें हैं, उसमें से 82 सीटें जो हैं वो आरक्षित में आती हैं, आरक्षण में आती हैं। जाहिर सी है, तो बहुत लंबा जो एक स्पान है वो आरक्षित सीटों का है जी। और हर पार्टी ये चाहती है कि वो 82 की 82 सीटें हमको मिल जाएं। कांग्रेस का भी ये प्रयास रहता है, और बीजेपी को चूंकि अभी 18 में इस वर्ग से कुछ निराशा मिली थी। जैसे आप देखिए कि 2013 में जो चुनाव हुआ था जी, उसमें 82 में से 59 सीटें बीजेपी को गई थी जी, और 18 में वो घट के 34 पे आ गई। कांग्रेस में 13 में जब चुनाव हुआ तो उनको 19 सीटें मिली थी, जो 18 में बढ़ के 47 हो गई। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी को ये डर लग रहा है कि एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो हमसे नाराज चल रहा है, इसलिए कांग्रेस को उन्होंने सत्ता की वरमाला पहनाई थी। तो अभी जैसे अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हम सबका साथ सबका विकास लेके चलते हैं, तो फिर पर्टिकुलर एक SC ST वर्ग को साधने की कोशिश क्यों की जा रही है? कार्य समिति के दौरान भी इस बात पे चर्चा हुई, उसके बाद फिर अनुसूचित जनजाति मोर्चा की बात भी हुई, उनकी भी बैठक हुई, और उसमें ये तय किया गया कि अब इस वर्ग को साधने की बात जरूरी हो गई है जी। क्योंकि दूसरे, लेकिन इससे एक बात और है सुहेल भाई कि दूसरा वर्ग जो होता है वो आप पर्टिकुलर किसी एक वर्ग को अगर साधने का प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि दूसरा वर्ग कहीं ना कहीं नाराज होता है। ये सवर्णों के साथ भी ये दिक्कत है और SC ST के साथ भी दिक्कत है। जब SC ST को सुप्रीम कोर्ट ने जिस मामले में निर्णय दिया था, जिसको बाद में पलट दिया था, उसको लेके बहुत ज़बरदस्त विद्रोह भी हुआ था कि जो अनुसूचित जनजाति के साथ जो वो होते हैं, अपराध होते हैं, उसमें डायरेक्ट गिरफ्तारी हो जाएगी। उसको लेके बड़ा विवाद भी मचा था, जिसमें बाद में मध्य प्रदेश सरकार को ये कहना पड़ा कि नहीं, अब अधिकारी ही जांच करेगा, उसके बाद ही गिरफ्तारी होगी। तो उसको लेके भी इस वर्ग में नाराजी थी। लेकिन मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में अभी ऐसी जातिगत राजनीति की स्थिति बनी नहीं है। लेकिन अगर बीजेपी इस तरह का सोच रखती है कि वो जातियों को साधेगी, तो मुझे तो लगता है कि सारे वोटर आपके हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे जैन हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, सारे वोटर कहीं ना कहीं तो वोट डालने जाते हैं। पर्टिकुलर किसी एक वर्ग विशेष को आप बहुत ज़्यादा अगर टारगेट करोगे तो उसका दुष्प्रभाव भी पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि दूसरे लोग नाराज होते हैं। अभी भी देखिए कि शिवराज सिंह सरकार को करीब 1.5-2 साल होने वाले हैं, बहुत सा वर्ग उनसे नाराज। जैसे अभी आपने देखा कि डॉक्टर्स ने हड़ताल की, अभी आशा कार्यकर्ता हड़ताल कर रही हैं, अभी नर्सेज हड़ताल पे हैं, पटवारी हड़ताल पे हैं, तो सरकारी कर्मचारियों को DA नहीं मिला है। तो इन सबको साधने की भी आवश्यकता है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा वोटर है। एक सरकारी कर्मचारी के घर में अगर पत्नी और बच्चे हैं तो 4 वोट उसके पास होते हैं। तो इन सबको भी साधने
रखने की आवश्यकता होगी। ये बात जरूर है कि बहुत चुनौती थी अभी कोरोना काल में, और सरकार के पास पैसे भी नहीं थे और उसके लिए बार बार कर्ज भी लेना पड़ा। लेकिन सबको अगर आप साध के चलोगे, पर्टिकुलर किसी एक विशेष वर्ग को साधने की आप प्रयास करोगे, तो निश्चित तौर पे उसका खामियाजा दूसरे वर्ग के कारण आपको भोगना पड़ सकता है। ये तमाम जो इसकी कवायद है भट्ट साहब, हालांकि ये अंदर खाने चलती रहती है, लेकिन चाहे आप कांग्रेस से सवाल पूछिए या फिर बीजेपी से सवाल पूछिए, जो बात आपने रखी कि अगर आप एक पक्ष की तरफ ये कहते हैं कि हाँ हम इनके लिए कुछ विशेष कर रहे हैं, तो हमेशा ये डर बना रहता है कि फिर दूसरा पक्ष उसे किस तरह से लेता है, कहीं मैसेज नेगेटिव ना चला जाए। लेकिन दूसरी तरफ तस्वीर ये भी है कि फिक्र ज़रूर रहती है इस तबके की, क्योंकि जैसा आपने बताया कि 82 सीटें हैं जिसके पलड़े में चली गई, वो समझिए वो पलड़ा सत्ता की तरफ भी झुक सकता है। सैयद जाफ़र साहब बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सुन भी रहे हैं। सैयद जाफ़र साहब, एक पारंपरिक वोट कांग्रेस का हमेशा से ST वर्ग को माना गया, और 2018 में जो आंकड़ा भट्ट साहब ने गिनाया, 47 सीटें 82 में आपके हिस्से आईं, और शायद सत्ता तक पहुंचने का रास्ता भी इन्हीं सीटों की वजह से आसान हुआ। कोई विशेष प्रयास कांग्रेस दोबारा इस तरफ करेगी, या फिर अभी भी कांग्रेस को ये लगता है कि नहीं पारंपरिक वोट हैं 2023 में ये हमारे ही खाते में आएंगे, या फिर आप बीजेपी की जो रणनीति मौजूदा वक्त में चल रही है, कांग्रेस भी इस पर कुछ मंथन कर सकती है? कि 2-3 विषयों को मिलाकर मैं जवाब देना चाहता हूं। जी, मैं आपका जो मूल विषय है उस पर भी, जो बीजेपी के प्रवक्ता जी ने कहा उस पर भी, और जो चैतन्य जी ने कहा पर उस पर भी मैं मिला के बात करूंगा। कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद क्या आवश्यकता पड़ी थी कि SC वर्ग को आरक्षण दिया? उस समय, उस दौरान जो स्थितियां, परिस्थितियां सामाजिक रूप से थी, उस पर ज्यादा नहीं प्रकाश डालूंगा, सब लोग जानते हैं, लेकिन वो ये इस विषय का वो मूल विषय है। उन परिस्थितियों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने रिजर्वेशन दिया। रिजर्वेशन के कारण आज हमारे पास IAS, IPS लोग मिले। रिजर्वेशन के कारण आज जिस 82 सीट की आप बात कर रहे हो, ये 82 सीटें चाहे SC या ST की हों, ये कांग्रेस पार्टी की दूरगामी सोच का नतीजा है कि हमने उनको उचित स्थान दिया। उसके बाद चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, अभी बड़ी बड़ी बात आदरणीय प्रवक्ता जी बीजेपी के कर रहे थे। स्कूल कांग्रेस पार्टी ने आदिवासी क्षेत्र में दिया, SC के क्षेत्रों में दिया। आश्रम SC के कांग्रेस पार्टी ने दिया, आश्रम SC के कांग्रेस पार्टी ने दिया। जो विद्यालय कस्तूरबा गांधी विद्यालय कांग्रेस पार्टी ने दिया। इन्हें वजीफा, इन्हें स्कॉलरशिप कांग्रेस पार्टी ने दिया। मैं तो चुनौती देता हूं कि बताइए, कांग्रेस पार्टी के जमाने से चली आ रही योजनाओं में आपने सिर्फ समय समय पर बढ़ोतरी की है। आपने ऐसी कौन सी नई योजना लाके दे दी जो कांग्रेस पार्टी की ड्रॉप करके आपने लागू की हो? आपने कोई नहीं की। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी की योजना जो चल रही थी वो अच्छी चल रही थी, जिसको आपने स्वीकार किया। मनरेगा योजना का उपहास, मनरेगा योजना के बारे में बड़े गंदे लहजे में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में बोला, और बाद में आज उसी कोरोना काल में पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि विश्व में सबसे अच्छी योजना साबित हुई मनरेगा, जिसकी तारीफ भी प्रधानमंत्री जी करते हैं। तो उस मनरेगा से भी आप देखेंगे, अगर आप डाटा को देखेंगे, कि सबसे ज्यादा रोजगार SC वर्ग को ही मिला, सबसे ज्यादा जीवन यापन का लाभ SC वर्ग को ही मिला। हमने जो आज ये अनाज की बात करते हैं, अभी ये गरीबी रेखा की बात कर रहे थे, शर्मा जी थोड़ा सा ज्ञान बढ़ाइए और तथ्यों के आधार पर बात कीजिए। कहीं गलती होती है मैं उसको स्वीकार करता हूं, आप भी करिए। अभी आप गरीबी रेखा की बात कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी ने ही फूड एक्ट लाया, और फूड एक्ट के तहत जहां हम BPL के लोगों को गल्ला देते हैं, उसके अलावा हमने SC के लोगों को भी गल्ला देने का प्रावधान इसमें जोड़ा। और आप कह रहे थे कि गरीबी राजीव जी के जमाने में, इंदिरा जी के जमाने में, अब 2014 में हम कितने लोगों को गल्ला देते थे, और आज 2019 में आप कितने लोगों को गल्ला दे रहे हैं? इस कोरोना काल में देखिए कितने करोड़ नौकरियां चली गई। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो प्रोपेगेंडा है, ये भारतीय जनता पार्टी के जो ध्यान मोड़ने की राजनीति है, वो उन्हें अब छोड़ना चाहिए और जनहित पे बात करना चाहिए। अंतिम बात, हमने जो 15 महीने की सरकार कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में चलाई, हमने
हर वर्ग को साधने की बात जब आई तो हमने कुछ अपना परिवर्तन भी किया। कैसे? पहले जो संबल योजना आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी की चलती थी, जिस योजना के अंतर्गत 200 रुपए बिजली का बिल आता था, ठीक, कांग्रेस पार्टी ने उसको 100 रुपए किया और उससे SC, ST और जनरल OBC का मुक्त किया, और जो 78 लाख परिवार को लाभ मिलता था वो हमने 1 करोड़ 8 लाख परिवार को लाभ दिया। जो पेंशन 300 रुपए मिलती थी हमने उसको SC, ST के बंधन से मुक्त किया और सबके लिए हमने 600 रुपए का प्रावधान किया। जो किसान भाइयों को बिजली 1400 रुपए XP मिलती थी वो कांग्रेस पार्टी की कमलनाथ जी की सरकार ने 700 रुपए प्रति हाफ पावर XP से बिजली की। तो ये जो सब चीजें हैं, सबका साथ सबका विकास, ये भारतीय जनता पार्टी का नारा है और सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास ये कांग्रेस पार्टी ने करके दिखाया है और तथ्यों के आधार पर, आंकड़े के आधार पर बात कर रहे हैं। जी, बहुत सी योजनाओं के नाम सैयद जाफर साहब आपने गिना दिए हैं, और अब क्योंकि सुरेंद्र शर्मा साहब जब आप कह रहे थे वो लगातार मुस्कुरा रहे थे, मेरे ख्याल से वो तमाम उन योजनाओं को रिकॉल कर रहे होंगे जो बीजेपी ने इन तबके के लिए इस्तेमाल की या फिर शुरू की होंगी। मैं चाहूंगा सुरेंद्र शर्मा साहब कुछ नाम आप भी गिना दें। के लिए हमने लागू किया, देखिए उसमें नया क्या किया। जाफर भाई मेरे विद्वान मित्र हैं, सच बोलते हैं और इनकी मैं पसंद करता हूं, इनकी तारीफ करता हूं जी। लेकिन देखिए कांग्रेस ने केवल आदिवासी और अनुसूचित जाति वर्ग को केवल और केवल वोट बैंक समझा। आप जिन बातों की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में सड़कों की हालत क्या थी? झाबुआ में सड़कें थी क्या? बालाघाट में सड़कें थी क्या? सड़कें थी क्या? योजना छात्र वसति गृह योजना हमने शुरू की, दुर्गावती कल्याण योजना हमने शुरू की। नहीं, नाम बदली किया शर्मा जी, देखिए प्लीज, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मैंने आपको शुरू में सैयद जफर भाई मैं ऐसी सैकड़ों योजनाएं गिना सकता हूँ। हाँ, लेकिन ये सच है कि मनरेगा योजना आपकी विफलताओं का स्मारक है। आप 60 साल सत्ता में रहे, आज भी आप मजदूर से गड्ढे खुदवा रहे हैं। आपने क्या किया? आप कैसी बात कर रहे हैं? देखिए जफर भाई, मैं फिर कह रहा हूँ, आपने इंदिरा आवास योजना दिया था, मैं आपसे पूछता हूँ, मैंने आपसे कहा मनरेगा में जफर भाई मैं आपको बंसल न्यूज के माध्यम से सुरेंद्र साहब 7 साल क्या किया? सुरेंद्र साहब, अगर मनरेगा मिसाल के तौर पर, मैं और योजनाओं पे बात नहीं कर रहा, मनरेगा का जिक्र आपने किया, अगर ये कांग्रेस की असफलता का प्रतीक है तो बंद कर दीजिए। बिल्कुल निश्चित आज भी व्यक्ति के जीवन के स्तर ऊंचा नहीं उठा है, दूसरी कोई योजना उस प्रकार की सोचेंगे तब विचार करेंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जफर भाई चैनल पर बैठे, जिम्मेवार चैनल पर, आपने इंदिरा आवास योजना पूरे देश में दी थी, 12,000 रुपए की एक कुटीर मिलती थी। आज पूरे मध्य प्रदेश में एक इंदिरा आवास योजना दिखा दीजिए, मैं इसका जवाब दूंगा। और मैं आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के लाखों मकान दिखा देता हूँ। गरीब के पास इलाज नहीं था, जब इंदिरा आवास चालू हुई आपने गरीब को उस दौर में 12,000 बैंक बनाकर रखा उसको आपने। ठीक, चैतन्य भट्ट साहब, शर्मा जी 1 मिनट 30 सेकंड मेरा जवाब तो लीजिए। नहीं, मैं आ रहा हूँ दोनों, मैं आप 2014 में मैं आप दोनों के पास सरकार गई थी, उस वक्त हम 75,000 रुपए देते थे। 75,000 रुपए हम चैतन्य भट्ट साहब योजना में देते थे, शौचालय बनाने के लिए 7,000 रुपए देते थे। भट्ट साहब, एक लंबी चौड़ी फहरिस्त थी जो सैयद जाफर साहब ने गिनाई कि हमने कौन कौन सी योजनाएं चलाई। उन्होंने आरक्षण का भी जिक्र किया जो वो SC ST वर्ग के लिए लेकर आए। हालांकि इस पर बीजेपी का ये कहना है कि अगर SC ST वर्ग के लिए आप आरक्षण लेकर आए तो फिर आपने एक विशेष वर्ग को साधने की कोशिश की। इस बात को दो दशक से ऊपर, चैतन्य साहब 2 दशक से ऊपर इस बात को हो गए। वापस लेके गया। अगर सत्ता में लौटी किसी पार्टी को ये लगता है कि किसी विशेष हित को साधने के लिए कोई योजना या कोई स्कीम लाई गई थी, तो फिर मूल्यांकन करने में उसका समय क्यों इतना जाया किया जाता है? 60 साल आपकी सरकार रही, झाबुआ, बालाघाट, चैतन्य साहब, अलीराजपुर अभी भी क्यों पिछड़ा हुआ? मूल्यांकन में समय क्यों लग जाता है? अगर लगता है कोई चीज गलत है तो बदल देना चाहिए। नहीं, देखिए सुहेल भाई, देखिए क्या है कि जैसे वोट बैंक की जहाँ तक बात है, तो मुझे लगता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो उसके लिए वोट बैंक सबसे महत्वपूर्ण होता है और उसको ये इनके प्रकारेण हासिल करने के लिए वो तरह तरह के प्रयास करते हैं जी। जहाँ तक योजनाओं की बात है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो या दूसरी भी अन्य सरकारें, अपने यहाँ तो नहीं ऐसी कोई सरकार बनी है, वो
आम जनता के लिए तरह तरह की योजनाएं लाती है, तो वो तो उनका काम भी है। अगर आप सरकार में हैं, सत्ता में हैं, तो आम आदमी की जो परेशानियां हैं उसको दूर करने की जिम्मेदारी आपकी है। लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए आपको योजनाएं लाना, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। तो हर सरकार अपने तरह से अपनी योजनाएं लाती है, लेकिन मुझे लगता है कि जैसी भाजपा की नीति है, जो अभी आपके शर्मा जी बोल भी रहे थे कि हम सबका साथ सबका विकास लेके चलना चाहते हैं, तो अगर आप SC ST को साधना भी चाहते थे तो मुझे लगता है कि सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आना चाहिए थी ये बात, क्योंकि ये तो एक बहस का मुद्दा हो गया ना। अब देखिए, आज हम उस पर आज बहस कर रहे हैं, अखबारों में भी सुर्खियां रही कि अब SC ST को साधने की कोशिश की जा रही है। तो अगर आप किसी भी वर्ग विशेष को साधने की प्रयास कर रहे हैं, तो आप ये आपका ये अंदरूनी मामला है, उसको किस तरह से आप साधने की कोशिश करते हैं, उनके लिए क्या योजनाएं लाते हैं, या उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक उसको उत्थान के लिए आप क्या कोशिश कर सकते हैं, उनको पद दे सकते हैं। तो अगर चुपचाप चलता होता तो मुझे लगता है कि किसी प्रकार की कोई विवाद की स्थिति नहीं बनती। लेकिन चूंकि अब ये सार्वजनिक हो गया है मसला, तो इसमें कहीं ना कहीं आरोप तो लग रहा है कि आप एक वर्ग विशेष को साधने की और उसको पटाने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, तो उन्होंने अपनी बहुत सी योजनाएं गिनाई कि हमने इसके लिए बहुत प्रयास किया SC ST को उठाने के लिए, और उसी का प्रतिफल है कि मध्य प्रदेश में पिछली बार सरकार में बहुत बड़ा जो भाग था वो आरक्षित सीटों का मिला, और वही सीटें और वही वर्ग जो है और वही वोट तो अब बीजेपी छीनना चाहती है। यही तो कारण है कि वो SC ST वर्ग के लिए ध्यान आकर्षण कर रही है, और बड़े बड़े नेता उसके लिए मंथन कर रहे हैं कि इनको किस प्रकार से अपने पक्ष में लाएं। तो मुझे लगता है कि ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन अगर इसको सार्वजनिक तौर पे अगर सामने आई है तो कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति बन रही है। और दूसरा वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं इस बात को लेके रंज होता है उसको कि हमारी तरफ ना ध्यान दे के आप वर्ग विशेष की तरफ ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, वो SC ST दलित हैं, उनके ऊपर बहुत अत्याचार भी हुआ, उनको काफ़ी समय से प्रताड़ित भी किया गया, लेकिन काफ़ी अब वर्ष हो गए हैं, उनको भी जो सुविधाएं मिलती थी उसका भी उन्होंने पूरा भरपूर लाभ उठाया है। आप देखिए, कोई कलेक्टर अगर है तो उसका लड़का भी कलेक्टर बन जाता है। तो एक कहीं ना कहीं एक सीमा रेखा होना चाहिए, ताकि दूसरा वर्ग, क्योंकि आपके लिए तो सारे वोटर्स हैं ना, चाहे वो कोई भी हो, तो उनके लिए भी आपको कहीं ना कहीं ध्यान देना पड़ेगा। जैसे अभी आप देखिए, कांग्रेस के ज़माने में बिजली के बिलों में बड़ी सहूलियत हो गई थी बहुत से लोगों के। मैं अपना खुद का उदाहरण दूं कि हमारे यहाँ 15-2 हज़ार बिल आता था, जो 90 रुपये 100 रुपये हो गए थे, लेकिन अब फिर से वो स्थिति हो गई है। तो ये जनरलाइज अगर आप करेंगे तो मुझे लगता है कि उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं जो भी पार्टी है उसको मिलेगा। सुरेंद्र शर्मा साहब, मुझे लगता है कि अगला सवाल मैं पूछूं या फिर चैतन्य भट्ट साहब ने जो कुछ कहा उसमें से बहुत कुछ सवाल आपके लिए निकलते हैं। नहीं, देखिए, चैतन्य भाई साहब ने जो कहा उनकी बात 100% सच है। और भारतीय जनता पार्टी अगर इस प्रकार का कोई योजना बनाती अलग प्रकार से, तो ऐसे सार्वजनिक रूप से उसका व्याख्यान नहीं करती। जिस बात की हम चर्चा कर रहे हैं, देखिए, एक तो हमने कहा हम सबके साथ सबका विकास और सबका विश्वास, हम उस मूल मंत्र पर काम करते हैं। हर प्रकार के लोगों को जोड़ने के लिए हम काम करते हैं, सबको अपने साथ लेने के लिए हम प्रयास करते हैं। जिस बैठक की बात हो रही है भाई, SC ST मोर्चे की बैठक की बात हम यहाँ कर रहे हैं। शायद लोगों को ये पता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के SC मोर्चा है, ST मोर्चा है, महिला मोर्चा है, OBC मोर्चा है, युवा मोर्चा है, किसान मोर्चा है, और प्रदेश कार्य समिति बैठक के बाद हम इन मोर्चों की बैठक करते हैं। सारे मोर्चों की बैठक एक साथ हो नहीं सकती, इसलिए 2 मोर्चों की बैठक उस समय हुई थी। उसका इस प्रकार कोई इंटेंशन नहीं था कि हम इस प्रकार से कुछ योजना बनाएंगे, लोगों को जोड़ेंगे। जोड़ना एक अलग विषय है, उनका विश्वास लेना अलग विषय है, उनको साथ लेना अलग विषय है। पर ये जो बैठकें हुई थी वह संगठनात्मक बैठक थी कि संगठन का विस्तार कैसे किया जाए। अगली जब प्रदेश कार्य समिति बैठक होगी, हो सकता है हम किसानों के बारे में बात करें, हो सकता है हम युवाओं के बारे में बात करें, हो सकता है महिलाओं के बारे में बात करें, हो सकता है OBC के बारे में बात करें। उसका कोई राजनीतिक अर्थ नहीं है। संगठनात्मक विस्तार कैसे हो, सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी, 10 दिशाओं में जाएं, ये हम जो सोच रखते हैं, सबके पास तक हमारा संगठन का व्याप हो, हर घर में भारतीय जनता पार्टी हो, हर घर भाजपा का घर, जिसके लिए हम प्रयास करते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हमारा संकल्प है, उसको लेकर ये सब बैठकें, संगठनात्मक बैठक थी, इसका कोई राजनीतिक अर्थ नहीं निकालना चाहिए। ठीक, हालांकि 2 चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। सरकार की योजना सबका साथ सबका विकास, ये एक अलग बात है, लेकिन जब संगठन के तौर पर बैठकें होती हैं तो वहां पर सिर्फ मुद्दा मूल जो होता है वो साधने का ही होता है। सैयद जाफर साहब, आप कुछ कह रहे थे पिछली बार, आपका जवाब अधूरा रह गया। नहीं, देखिए, मैं वही चीज कह रहा था कि जो स्थितियां परिस्थितियां पहले थी, उन स्थितियां परिस्थितियां को भापते हुए कांग्रेस पार्टी ने जो भी नीति बनाई वो इस समाज के हित में आई, और वो समाज आज हमारे सामाजिक ताने बाने में बराबरी से खड़े होने की स्थिति बनी। मैं उस इतिहास को दोहराना नहीं चाहता। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन हमारे संविधान ने दिया।
और उस संविधान का नतीजा था कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उस संविधान में ऐसे प्रावधान किए थे जो कि आज हमारा सामाजिक ताना बाना बराबरी के साथ खड़ा हुआ है। दूसरा, मैं अंत में छोटी सी बात कहूंगा कि शर्मा जी बहुत सारी योजनाएं गिना रहे थे, बहुत सारी योजनाएं बता रहे थे। जब मैंने सवाल किया था उसका जवाब नहीं दे पाए, दाएं बाएं घूमते रहे। एक अंतिम बात मैं उनसे कहना चाहता हूं, हमने कांग्रेस पार्टी की सरकार ने केंद्र में भी और प्रदेश के समय भी, जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी, उसके बाद केंद्र की सरकार थी, हमने लगातार जो योजनाएं चलाई उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना थी आदिवासी वित्त विकास निगम और अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति विकास निगम। इस विकास निगम में जहां पे हम उद्योग विभाग के अलावा इन विभागों से हर जिले में 50-100 युवाओं को रोजगार के लिए पैसे उपलब्ध कराए जाते हैं, लोन उपलब्ध कराए जाते हैं, बहुत ही माइनर ब्याज पर और अच्छी खासी सब्सिडी पर। अभी हाल ही में शिवराज सरकार ने उस वित्त विकास निगम को बंद करने का निर्णय ले लिया। उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? SC/ST के नौजवानों के ऊपर। आप अगर संगठनात्मक बैठक करते हैं तो उस संगठनात्मक बैठक में जब इस वर्ग को आप जोड़ने की बात करते हैं, इस वर्ग को विकास की बात करते हैं, तो सरकार की दृष्टि से आप उसको अलग क्यों कर देते हैं? ठीक, जाफर साहब, संगठन से व्यक्ति का विकास नहीं होगा, संगठन से संगठित होंगे, लेकिन विकास तो शासकीय योजनाओं, विकास सरकारी योजनाओं से होगा। बिल्कुल सही बात है। और इसी तरफ चैतन्य भट्ट साहब भी इशारा कर रहे थे कि जब आप योजनाओं की बात करते हैं, मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि अगर आप सस्ती बिजली देते हैं तो फिर इसमें किसी वर्ग का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। जिसकी यूनिट 100 से कम जलेगी उसका बिल 100 रुपए से कम आएगा। बहरहाल आप मेहमानों को रोकना चाहूंगा, वक्त मेरे पास कम है। आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही। चैतन्य भट्ट साहब, सैयद जाफर साहब, सुरेंद्र शर्मा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, नमस्कार।